हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट एग्जाम बाय अमरेश यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम लोग अब भारत का भूगोल सीरीज में एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ भारत का भूगर्भिक संरचना, भूआकृति विभाजन और अपवाह तंत्र प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भारत का भूगर्भिक संरचना, भूआकृति विभाजन और अपवाह तंत्र का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फेमस और बेस्ट होगा। आई होप, आशा और विश्वास है हम लोग नए तरोताज़ा होकर के नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं। आइए भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका विस्तार और इसका लाभ क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख रहे हैं, ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है। जैसा कि पहले हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है, जान लिया है, लेकिन पुनः हम लोग देखते हैं इसको कि दक्षिणी छोर, उत्तरी छोर, पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, लोग देख रहे हैं यह भारत का मैप है। तो इसके हम लोग चारों भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, स्थिति इसकी क्या है। तो स्थिति देखने के लिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे स्थलीय सीमा का सबसे पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र है वह 8°4' है। जी हाँ, कितना है भाई? 8°4' है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जी हाँ पर है 6°4.45'। 45 मिनट भी कह सकते हैं, लेकिन 4 मिनट अक्सर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, यह सबसे जो दक्षिणतम क्षेत्र है, यह यहाँ पर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो ग्रेट निकोबार के क्षेत्र में है। जी हाँ, इसके हम लोग थोड़ा सा विस्तृत करके देख लेते हैं। यह जो मैप देख रहे हैं आप लोग, यहीं पर ऊपर जो है अंडमान है, नीचे ध्यान दीजिएगा, यहीं से ये दो भाटों में बटा। ये जो द्वीप है इसे अंडमान कहते हैं। जी, क्या कहते हैं भाई? अंडमान कहते हैं। और ये जो नीचे का क्षेत्र है इसे निकोबार कहते हैं। जी, क्या कहते हैं भाई? निकोबार है। अब इसमें इतने ढेर सारे द्वीप हैं, लेकिन मूल रूप से 1, 2, 3, 4 द्वीप को ही इसमें नाम दिया जाता है, और इधर भी ठीक है 3 लोगों को नाम दिया जाता है। तो जो सबसे दक्षिणतम भाग है यह ग्रेट निकोबार। जी हाँ, ये जो द्वीप है ग्रेट निकोबार है, और इसी द्वीप पर ये जो 6°45' दिखाई दे रहा है यहीं पर है। ठीक है, अब हम लोग उत्तरी छोर की बात करें तो उत्तरी छोर में हम लोग उत्तरी छोर की बात किया जाए तो यहाँ पर क्षेत्र है, इसका क्या नाम है भाई? यहीं पर लद्दाख जिला, लद्दाख अब प्रदेश हो गया है, पहले जिला था लेह। ठीक है, लद्दाख में 37°6' है। ठीक है, उसके बाद इसका नाम इंदिरा कौल। जी ना, क्या नाम है? इंदिरा कौल नाम है इसका। ठीक है, अब हम लोग पश्चिमी भाग की बात करें तो 68°7' है। इसको क्या कहते हैं भाई? गुजरात में है, गौर शोता के नाम से जाना जाता है। गौर शोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी छोर की बात किया जाए तो पूर्वी छोर की बात किया जाए तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जी हाँ, क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इस अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, जी हाँ, किबुथु नामक स्थान से है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, फिर हाँ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो लंबाई चौड़ाई की बात किया जाए, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 3,933 किलोमीटर है। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह 3,214 किलोमीटर है। कर्क रेखा ये है। ठीक है, यहाँ जो मानक समय है इसके बारे में बताया गया है, 82.5 अंश है, जो इलाहाबाद, नैनी, ठीक है, और विंध्याचल से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, फिर भी मैप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देख रहे हैं
ये इस बाउंड्री की बात है, ठीक है। इस मैप के द्वारा हम लोगों ने समझ लिया है, फिर भी हम लोग आइए आगे चलते हैं, स्थिति के बारे में जानते हैं, ठीक है। स्थिति की बात किया जाए तो ये जो स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति, विश्व में भारत क्षेत्रफल में 7वां, ठीक है ना, 2.42 पॉइंट आता है, या 2.2 लिखा गया है, बड़ा क्षेत्र है। जनसंख्या में 16% है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल इंग्लैंड से 12 गुना और जापान से 8 गुना है, लेकिन कनाडा और चीन से 1/3 छोटा है, ठीक है ना। चीन और जापान से 1/3 छोटा है। और भारतीय अक्षांश की बात किया जाए तो 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट उत्तर, और देशांतर की बात किया जाए 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट पूर्व में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,282, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 700 लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्षेत्र वर्ग किमी है। यह उत्तर से 32-14 किलो लंबाई और पूर्व पश्चिम से 29-33 किलोमीटर में फैला हुआ कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, जैसा कि मैप में हम लोग देख लिए हैं। भारत के तटीय सीमा बिल्कुल कुल लंबाई है 6000, कहीं 100 मिलता है, यहाँ 6200, और स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत और इसके दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आपस में मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं, क्योंकि उत्तर में जहाँ यह हिमालय पर्वत से पृथक है, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर से प्रायद्वीपीय स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति का क्या लाभ है, विस्तार से इसका क्या लाभ है, तो आइए हम लोग जानते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही उपयोगी है। किस किस क्षेत्र में उपयोगी है भाई? पहले व्यापार में, जी हाँ, पहला नंबर व्यापार में। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर 3 महाद्वीपों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, एशिया को आपस में जोड़ता है। स्वेज नहर मार्ग से यूरोप और अफ्रीका से भी संबंधित है। इस प्रकार भारत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के संगम पर स्थित है। इसे भारतीय व्यापारिक संबंध में काफी वृद्धि हुई है। जी हाँ, पहला किसमें व्यापारिक वृद्धि हुई है भाई? पहला व्यापार में। इसका जो स्थिति है वह पहले व्यापार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वृद्धि करता है। जो दूसरी बात है वह मत्स्य की बात किया जाए, मत्स्य पालन, दूसरा नंबर की बात किया जाए तो मत्स्य है। भारत का हिंद महासागर में 200 मील तक समकालिक आर्थिक क्षेत्र, जिसे EEZ कहते हैं, ठीक है, समकालिक आर्थिक जेड, ठीक है ना, के विस्तार और हिंद महासागर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नोडल्स खनन के लिए प्रदत्त 1.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में मत्स्य पकड़ने और समुद्री खनन में काफ़ी प्रगति हुई है। तीसरी बात किया जाए तो जिसको लाभ की बात किया जाए तो लाभ है जलवायु। हिंद महासागर भारत को मानसूनी जलवायु प्रदान करता है, जी हाँ, जो भारतीय जनजीवन और अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। और हिंद महासागर की बात किया जाए चौथी नंबर पर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्री तापमान में अंतर से उत्पन्न ऊर्जा के रूप में भारत के तटवर्ती क्षेत्र में क्या होता है? पर्याप्त विभव मौजूद है। अर्थात ऊर्जा भी यहाँ पर कौन कौन सी ऊर्जा मिलती है हिंद महासागर से? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्री तापमान में अंतर में उत्पन्न ऊर्जा। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त विभव मौजूद है। अगली बात किया जाए तो भूगर्भ राजनीतिक, हिंद महासागर में सर्वाधिक केंद्रीय स्थिति के कारण भारत का भू राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। वर्तमान में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका हिंद महासागर तटवर्ती देशों का संघ बनाने के लिए प्रयासरत है, ठीक है ना। अर्थात हम लोग लाभ की बात किया जाए तो भारत में जो हिंद महासागर है उसका लाभ है। हिंद महासागर देख रहे हैं हम लोग, आइए देखते हैं। ये जो हिंद महासागर है, ठीक है ना, ये हिंद महासागर है, ठीक है। इससे भारतीय को लाभ क्या है भाई? लाभ की बात किया जाए तो लाभ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्यापारिक लाभ, अर्थात उस हिंद महासागर से व्यापारिक लाभ है, मत्स्य लाभ है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जलवायु की बात करें तो जलवायु भी है, उसके बाद ऊर्जा भी है, ठीक है ना, ऊर्जा भी है, और उसके बाद भूगर्भिक संरचना है। अर्थात इतने क्षेत्रों से होकर के इसका
लाभ होता है हिंद महासागर से। भूगर्भिक संरचना की बात किया जाए, भारत के भूगर्भिक संरचना की बात किया जाए तो भारत के भूगर्भिक संरचना विलक्षण है, क्योंकि यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन युग से अर्थात काल से लेकर के वर्तमान होलोशीन काल तक का विस्तृत निक्षेपण मिलता है। और भारत की भूगर्भिक संरचना न केवल देश में पाए जाने वाले चट्टानों और खनिजों के वितरण को निर्धारित करती है, बल्कि संरचना और उच्चावच में प्रत्यक्ष संबंध भी रखती है। ठीक है, अर्थात इसका जो संरचना है कहाँ से भाई, प्री कैम्ब्रियन युग से है, और कहाँ तक है, होलियोशीन। प्री कैम्ब्रियन मतलब जो पहला युग है, होलियोशीन का जहाँ पर हिमालय पिघलना और जल का हिम का पिघलना माना जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो भारतीय भूगर्भिक इतिहास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आद महाकल और धारवाड़ की जो समूह है उनको हम लोग जानते हैं। तो इसका ट्रिक है धर्मेंद्र कुमार विजय गौड़ दक्कन तेली। ठीक है ना, तो आइए हम लोग जानते हैं आदिकाल में सबसे पहले धारवाड़ की बात किया जाए तो धारवाड़ की जो बात है वह क्या है, यह धरातल पर प्राचीन सर्वाधिक प्राचीन अवशेष रहित है, कायांतरित शैलों से निर्मित समूह है। भारतीय भाग में 1,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस काल की खदान में कीमती खनिज लौह अयस्क मैग्नीज तांबा लेड सोना इत्यादि का भंडार पाया जाता है। जी हाँ, जो धारवाड़ की समूह है अभी आपको हम मैप पर दिखाएंगे इसको कि धारवाड़ कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्र है जो धारवाड़ है किससे बना है भाई, कायांतरित शैल से निर्मित हुआ है। मतलब आग्नेय शैल के बाद रूपांतर के बाद कायांतरित। ये 1,87,000 क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, लेड पाया जाता है, सोना पाया जाता है। ठीक है, आइए अगले हम आगे चलते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की बात किया जाए तो जो धारवाड़ के समूह से निर्मित सर्वाधिक पुरानी औषधि अवशेष जीवाश्म रहित जो चट्टानें हैं वो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विस्तृत हैं। इन चट्टानों में खनिज भंडार, धातुविक खनिज भंडार पाए जाते हैं, धातुओं के खनिज भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर, कोड़प्पा में। विंध्य क्रम की बात किया जाए तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं ये कहाँ है भाई, इसमें कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं, तो कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है, राजस्थान और पश्चिमी बिहार भी आता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं भाई, बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, और ये शैल अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैम्ब्रियन से लेकर के मध्य युग के कार्बोनिफेरस युग तक, कार्बोनिफेरस मतलब जिसमें कोयले का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस काल की चट्टानें पश्चिमी हिमालय में, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह विकसित है। कैम्ब्रियन चट्टानें में चीका, स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टाइज से बनी हुई हैं, जो हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी, जी हाँ, ये विशेष रूप से पाई जाती है। जी कहाँ पाई जाती है भाई, स्पीति घाटी। आगे हम लोग बात करते हैं गोंडवाना क्रम की बात करते हैं तो जो गोंडवाना समूह की बात है, कार्बोनिफेरस काल में हिम का आविर्भाव हुआ और नदी घाटियों में पूर्व वनस्पतियों के दबने से कोयले का निर्माण हुआ, और भारत 58% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, जो छोटा नागपुर का पठार सबसे फेमस है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दक्कन ट्रेप। तो क्रेटेशियस काल में इस इओसेन काल तक प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रियाएं हुई और दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप 5 लाख वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र पर क्षारीय लावा का विस्तार हो गया। इस क्षेत्र में कालांतर में बैसाल्ट चट्टानों के अपरदन से उपजाऊ रेगुर या काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र पाया जाता है। दक्कन ट्रेप मतलब दक्कन का पठार आप नाम सुने होंगे। ठीक है ना, आगे की हम लोग बात करते हैं टर्शियरी। तो टर्शियरी की बात किया जाए तो इस काल में बृहत परिवर्तन निर्माणकारी घटनाओं के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर टर्शियरी मतलब टेथी सागर था। टेथी सागर जो लिखा गया टेथी सागर था। टेथिस के तलछटों में मोर और पर्वत के रूप में उत्थान टर्शियरी से लेकर के प्लीस्टोसीन काल तक
विभिन्न चरणों में पूरा हुआ। भारत ने अपना वर्तमान स्वरूप इसी काल में धारण किया। इस काल के जमाव में कोयला, लिग्नाइट और पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्लीस्टोसीन और होलोसीन की समूह की बात किया जाए तो ये जो समूह है इनके बारे में हम लोग जानते हैं। प्लीस्टोसीन काल में करेवा, जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर की घाटी में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें इस जलाशय से कश्मीर की घाटी और पीर पंजाल का निर्माण हुआ। ठीक है, और दक्षिण भारत की नदियों में प्राचीनतम काप इस काल के ही हैं। गंगा, सतलज मैदान का पुराना जलोढ़ मैदान, बांगर, खांदर जो हैं वो मध्य प्लीस्टो काल में बने हैं। और नया बाढ़ मैदान खादर ऊपरी प्लीस्टोसीन और आधुनिक काल में बना है। पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण भी आधुनिक काल में हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से भूगर्भिक संरचना की बात किया जाए, इस प्रकार भारत का भूगर्भिक इतिहास पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम अरावली पर्वत, विश्व में सबसे ऊंचे और आधुनिक मोड़दार पर्वत हिमालय श्रेणी और अत्याधुनिक समय में बने बृहद पैमाने को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आइए हम सभी लोग इसके मैप पर थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने जो भी भूगर्भिक संरचना पढ़े हैं उसके लिए ट्रिक है। ठीक है, आइए इस ट्रिक के बारे में हम लोग जानते हैं। धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, ठीक है। तो विजय गौड़, दक्कन, तेली, टर्सरी और क्वार्टरनी, ठीक है ना। ये उसके लिए ट्रिक है और इस ट्रिक में हम लोग वह आर्कियन क्रम की चट्टानें, धर्मेंद्र धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुमार कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विजय विंध्य क्रम की चट्टानें, गौड़ गोंडवाना क्रम की चट्टानें, डक्कन ट्रैप की चट्टानें, डक्कन तेली मतलब डक्कन ट्रैप की चट्टानें और टर्शियरी क्रम के चट्टानें, क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें। अर्थात इन जितने भी हम लोग भारत की संरचना हुई है, धर्मेंद्र कुमार, विजय गौड़, डक्कन तेली, टर्शियरी और क्वार्टरनी, ठीक है ना। तो धर्मेंद्र कुमार 4 बार आप बोलेंगे तो आपको अवश्य पता हो जाएगा। धर्मेंद्र कुमार, विजय गौड़, डक्कन तेली, टर्शियरी और क्वार्टरनी। से आर्कियन क्रम की चट्टानें, धर्मेंद्र से धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुमार से कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विजय से विंध्य क्रम की चट्टानें, गौड़ से गोंडवाना क्रम की चट्टानें और डक्कन तेली से डक्कन ट्राइब की चट्टानें, टर्शियरी से टर्शियरी तृतीयक, हिंदी में तृतीयक कहते हैं, तृतीयक क्रम की चट्टानें, क्वार्टरनी का मतलब चतुर्थ क्रम की चट्टानें। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं भारत का भूगर्भिक विभाजन और प्रत्येक भाग संरचनाओं का विशेषता और उसका महत्व। भारत के विभाजन की बात किया जाए तो भारत को मूल रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है भाई? 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का पर्वत श्रेणी, ठीक है। दूसरा उत्तर का मैदानी, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान और इसी में द्वीप समूह भी विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग देखते हैं। तो जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इस हिमालय पर्वत श्रेणी को देखते हैं। एक पामीर की घाट है, देख रहे हैं। इस पामीर की घाट के ही नीचे उत्तर का हिमालय पर्वत है, ठीक ना, देख रहे हैं। ये हिमालय पर्वत है जो भारत में 2400 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन पूरे इसका 2500 किलोमीटर लंबाई है। जी हाँ, भारत में कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर, लेकिन पूरा हिमालय की लंबाई की बात किया जाए तो वह कितना है भाई? 2500 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इस 2500 किलोमीटर में भारत में कितना है भाई? 24 किलोमीटर, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग इस मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पहाड़ियाँ देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, हिमालय की बात किया जाए तो आइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इसके लिए ट्रिक है कैलाश, ठीक है, कैलाश, ठीक है। तो क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जा से जास्कर और कैलाश, ये
पर्वतों के क्रम की श्रेणियों का ट्रिक है। कल जा कैलाश, कराकोरम, क से कराकोरम, ल से लद्दाख, ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद जा से जासकर और कै से कैलाश, कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। आइए इसके बारे में हम सभी लोग अध्ययन करते हैं। बाकी आपको पूरा मैप पर दिखाएंगे आपको। हिमालय पर्वत सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक 2400 किलोमीटर की पूर्वी पश्चिमी लंबाई में चापाकार में फैला हुआ है। जी हाँ, किसके आकार में फैला हुआ है? चापाकार या वलय आकार में, ठीक है। इसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक है और औसत ऊंचाई 2000 मीटर, बल्कि यहाँ 6000 मीटर कीजिएगा, 6000 मीटर है। किंतु यह पूर्वी भाग में 1500 मीटर और मध्यवर्ती भाग में 8000 मीटर है, ठीक है। तो यह देखिए ना, इसका कुल विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। यह एक नवीन पर्वतमाला है जो यह विशाल पर्वत प्रणाली का भाग है जो मध्य एशिया से मध्य यूरोप तक फैला हुआ है। अर्थात जो हिमालय पर्वत है वह पूरा 2400 किलोमीटर भारत में है। 150 से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई इसकी 3 जगह है, ठीक है। औसत ऊंचाई में 6000 होता है। उसके बाद पूर्वी भाग में 1500, ठीक है, और मध्यवर्ती में 8000 मीटर ऊंचा है। 5 लाख वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग इसके विभाजन की बात करते हैं। हिमालय को 4 भागों बांटा गया, हिमालय पर्वत को 4 भागों बांटा गया है। कौन कौन सा भाई? हिमालय पर्वत सिंधु से सतलज तक 560 किलोमीटर की लंबाई में है। दूसरा है कुमाई हिमालय, सतलज से कोसी नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगला है नेपाल हिमालय जो काली से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर फैला हुआ है। और असम हिमालय तीस्ता से दिहांत नदी तक जो 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हिमालय के समानांतर का विभाजन, हिमालय का समानांतर विभाजन। हिमालय पर्वतमाला अपने अनुदैर्घ्य अक्ष पर समानांतर पर्वतमालाओं के बीच 3 मुख्य अनुक्रमों में अवस्थित है जो विवर्तनिकी अनुदैर्घ्य घाटियों द्वारा पृथक होता है। जो भारत है वह 3 अपने अनुदैर्घ्य के भाग में फैला हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन सा भाई? आइए हम लोग देखते हैं। पहला बृहत हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक का उप हिमालय, ठीक है। तो नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक, नांगा पर्वत से नमचा बरवा तक 2400 किलोमीटर में यह फैला हुआ है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी जो प्रमुख चोटी है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नाम सुने होंगे आप लोग, 8848 मीटर। कंचनजंगा 8598 मीटर है, ठीक है। ये कौन सा भाई? बृहत हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं। यहाँ पर पूरा हिमाद्री का निर्माण होता है। आगे की बात करते हैं तो मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल कहते हैं। इसकी औसत जो चौड़ाई है, ठीक है, औसत इसकी जो है 80 किलोमीटर चौड़ाई है। और ऊंचाई की बात किया जाए तो 3700 से लेकर 4500 किमी की ऊंचाई में है। हिमालय में इसमें जो क्षेत्र हैं सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, जिसमें हम लोग नाम सुने होंगे शिमला और रानीखेत, ये सब जितने फेमस हैं स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग तो उप हिमालय या शिवालिक की बात किया जाए तो यह औसत ऊंचाई जो चौड़ाई इसका 10 से 15 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 12 किलोमीटर तक है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम लोगों ने बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में अध्ययन किया। एक लघु हिमालय होता है जो भारत में, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इस हिमालय का जो महत्व है क्या है भाई? इस हिमालय का महत्व क्या है? हिमालय का महत्व क्या है? यह पर्यटन स्थल के रूप में फेमस है। बहुत बड़ी बात है भाई। साल भर यह प्रवाहित होती हैं नदियाँ, यहाँ से जो नदियाँ होती हैं उनको साल भर जल प्राप्त होता है, ये इसका महत्व है, लाभ है। बृहत मैदान का उपजाऊ निर्माण होता है भाई। ये जो है यह हिमालय पर्वत है, यह हिमालय पर्वत बृहत मैदान का निर्माण करता है जो उपजाऊ भूमि होती हैं का स्रोत है। अगला है जैव विविधता का प्रचुर भंडार है। अगला जलापूर्ति और जल विद्युत का प्रमुख स्रोत है। जहाँ पर जल सतत वाहिनी होती है, नदियाँ, जल सदैव मिलता रहता है, तो इसलिए वहाँ पर जलपूर्ति होती रहती है और जल विद्युत का भी स्रोत होता है। खनिजों का भंडार है। प्राकृतिक अवरोधक व सीमा का कार्य करता है। यह क्या है भाई? चीन से, पाकिस्तान से, तिब्बत से,
नेपाल से और भूटान से क्या है, प्राकृतिक सीमा का भी कार्य करता है। और अगली बात किया जाए तो जल आवयिक प्रभाव भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी चरित्र प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है ना, कौन, हिमालय पर्वत, अर्थात ये जो है हिमालय पर्वत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब अगली बात करते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है उत्तर का भारतीय मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तर का विशाल मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला भूभाग है। जी हाँ, जो उत्तर का भूभाग है वह क्या है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में 2400 किलोमीटर में लंबाई में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें काप की औसत मोटाई 13,000 से 1400 मीटर, 1300 से 1400 मीटर तक है। ठीक है ना,